नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। साथियों, लगातार अलग अलग शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, अलग अलग जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिलहाल उत्तर भारत के सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं, और यहाँ पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जब हम नए शहर में जाते हैं तो एक मन में इच्छा होती है कि अपने लोगों से मिला जाए और किसी न किसी बहाने से उनको एक किया जाए, किसी न किसी बहाने से उनको इकट्ठा किया जाए। ठीक उसी प्रकार सांस्कृतिक संघ ने किया कि अलग अलग प्रदेशों से आए भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न जातियों से लोगों को एक मंच दे दिया सांस्कृतिक संघ के नाम से। उत्तर भारत इसका नाम रखा गया, उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ। पूरी जानकारी प्रवीण गुप्ता जी से लेते हैं। प्रवीण गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी है कि उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ आप लोगों द्वारा चलाया जा रहा, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा? क्योंकि आज से लगभग 42 साल पहले बता रहे हैं कि आप ये संगठन शुरू हुआ, क्या कारण था, क्या विजन था? 42-43 साल पहले जब बड़ौदा शहर में नॉर्थ के आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, रेलवे के, ओएनजीसी के, एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जब यहाँ यंग थे, उनकी पोस्टिंग हुई, तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं। तो उन लोगों ने सबने मिलके एक संगठन बनाया जो सभी संप्रदायों को रिप्रेजेंट करता हो, जिसका नाम दिया गया उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ। उस संघ की स्थापना जब की गई, उस वक्त के हमारे जो भी अध्यक्ष थे लोग, तो उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ बढ़ावा दें, विरासत जो परंपरा चल रही है उत्तर भारत की चले। तो शुरुआत होती है जनवरी से। 13 जनवरी को हम हर वर्ष यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे लोहड़ी करते हैं, जिसमें सिर्फ पंजाबी लोग नहीं, पूरे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं। फिर हम होली का कार्यक्रम मनाते हैं। होली के समय हम लोग पहले हास्य कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वर्ष भी 16 अप्रैल को हमने हास्य कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था और 800 की संख्या में टोटल हमारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। फिर आती है अंताक्षरी या कव्वाली भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। देन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक कार्यक्रम हम करते हैं, उसमें राजस्थान के गीत, नॉर्थ के गीत वगैरह सब शामिल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम जो यहाँ होता है, जिसके लिए बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी के पूरे बड़ौदा शहर के हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखता है, जो दशहरा के दिन पोलो ग्राउंड, जो शहर का मध्य में बहुत विशाल ग्राउंड है, वहाँ करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग रामलीला देखने के लिए आते हैं। ये रामलीला हम 42 वर्षों से अविरत करते आ रहे हैं। 3 पुतले बनाए जाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के, और ऑन द स्पॉट 120 फीट लंबे मंच पे करीब 100 कलाकारों के द्वारा, जो कलाकार स्थानीय कलाकार होते हैं, उनके द्वारा रामलीला का मंचन होता है और उसके पश्चात तीनों पुतलों का दहन होता है और भव्य आतिशबाजी की जाती है, जिसको देखने के लिए शहर के सभी गणमान्य सदस्य जो हैं वो आते ही रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गुप्ता जी, आपने एक पार्ट हमारे साथियों को बताया कि किस प्रकार से आपने सांस्कृतिक मंच के माध्यम से, सांस्कृतिक संघ के माध्यम से एक अनेकता में एकता दिखाई है कि विभिन्न अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोगों को आपने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। उद्देश्य ये है कि किसी न किसी बहाने से त्योहार पे आप उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्या आपके संगठन के द्वारा कोई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं? जैसे समाज का कोई काम होता है, बड़ौदा शहर की अगर मैं बात करूं तो एक संपन्न शहर माना जाता है, संपन्न साथी यहाँ पर रहते हैं, कोई सामाजिक एक्टिविटी भी होती है इसके अलावा? ज़्यादातर उद्देश्य सांस्कृतिक का ही रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना के दरमियान हमने कोरोना से रिलेटेड लोगों में अनाज पहुंचाना, मास्क पहुंचाना या और भी कुछ जो उससे आवश्यकता थी हमने की है। बिल्कुल। तो जो आने वाली पीढ़ी, जैसे आप बता रहे हैं कि 42 साल से आप संगठन चल रहा है आपका, बहुत सारे साथी रिटायर भी हो गए होंगे, बहुत सारे ऑफिसर रिटायर होने के बाद क्या वो जुड़े हुए हैं? क्या उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी होगी उनके घरों में, कि वो जुड़ रहे हैं आपके साथ? जो लोग रिटायर्ड हो गए फिर भी वो, चूंकि हमारा लाइफ मेंबरशिप रहता है, तो वो लोग तो जीवन पर्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुरू में राम के जो रोल थे, राम, रावण, लक्ष्मण जो भी रोल थे, उन्हीं परिवार के बच्चों को दिया जाता था। कलाकार कोई हम बाहर से हायर करके नहीं लाते थे, लोकल ही सभी परिवार के रहते थे कि उनको बढ़ावा मिले। और उसकी वजह से कई ऐसे बच्चे थे जो आगे गुजराती फिल्म में या एड फिल्म में आगे भी उनको चांस मिला एक्टिविटी करने का।
लेकिन ज्यादातर बच्चे आज की पीढ़ी के नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं जुड़ रहे क्योंकि एक मॉडर्न आ गया है, डिजिटल हो गया है, सब कुछ फोन में व्यस्त हो गए और फोन के माध्यम से ही सब कुछ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ोदरा के आप लोकल रहने वाले हैं और खासकर आप जब जिस घर में हम बैठे हैं, दिल्ली से साथी हैं हमारे, तो जो बाहर से आके लोग रहते हैं उनके बारे में क्या धारणा रहती है? जो बिजनेसमैन आते हैं कि ये बाहर से आ गए, कि कोई ऐसी अलग धारणा बनी हुई है कि बाहर का लोग जैसे यहाँ के रहने लग जाता है? बड़ौदा शहर ऐसे तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है। मैं मूलतः ऐसे तो गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। 1984-85 में बड़ौदा आ गया और जॉब के सिलसिले में, और जो भी लोग बाहर से बड़ौदा शहर में आते हैं वो पूरा घुल मिल जाते हैं यहाँ के लोगों के साथ। जो भी यहाँ के गुजराती परिवार हैं सबको ये स्वीकार्य हैं और कॉस्मो सिटी है बड़ौदा, तो वो अपना बिजनेस भी डेवलप करते हैं, घर भी बसा लेते हैं, और ज्यादातर ऐसे हैं जो रिटायर्ड होने के पश्चात बड़ौदा में अपना निवास कर ही लेते हैं। इतना बड़ौदा शहर उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ की क्या खास बात है सांस्कृतिक की? जैसे आप बात की कि हमारी अपनी संस्कृति का आप लोग बचा रहे हैं अपने संघ के माध्यम से। जो यहाँ का युवा है, लोकल युवा है, आफ्टर ग्रेजुएशन वो यहाँ जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है या बाहर कंट्री में जाना चाहता है? यहाँ के युवाओं की सोच क्या है? कुछ ऐसे परिवार हैं अभी भी जो अपने पारंपरिक व्यवसाय को तो निभा रहे हैं, और कुछ ऐसे परिवार हैं जो जॉब में ही जाना चाहते हैं, या इंडस्ट्रीज उनके पेरेंट्स की है तो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। लेकिन अभी अभी पिछले 3-4 वर्षों में एकदम क्रेज निकल पड़ा है शहर में। हर मध्यम परिवार का बच्चा जो है कनाडा, यूएस और यूके जाना चाहता है हायर स्टडीज के लिए। कल ही मेरे एक मित्र के घर गया था, बात हो रही थी, बेटी उनकी 3rd ईयर बीकॉम में है और बोलती है कि बीकॉम के बाद मैं एमबीए करने यूके जाऊंगी। मैंने पूछा उससे, बेटा पैसा कहाँ से आएगा? तो बोलती है कि पापा का ये घर है ना, मॉर्गेज रखवा देंगे। तो पापा बोले, राजस्थान के हैं रहने वाले, बोले ये मैं घर नहीं मॉर्गेज करूंगा, मैं 69 ईयर्स का हो चुका हूँ, कौन भरपाई करेगा? तो बोलती है वहां कमा के मैं भरूंगी ना मैं। तो क्रेज बच्चों में आज भी मतलब बढ़ता जा रहा है फॉरेन जाने का। बिल्कुल, जिस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के साथी जुड़े हुए हैं और बाहर भी 7-8 देशों से साथी हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हरियाणा का आज कल्चर बढ़ रहा है, पंजाब का हमारे से पहले बढ़ रहा था, और बताया कि बड़ोदरा के अंदर भी बाहर का कल्चर बढ़ रहा है। ये एक बड़ी बात है। अब मैं जैसे यहाँ शहर में हम घूम रहे थे, लगातार 4-5 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ खाने पीने का बड़ा शौक है मतलब लोगों को, कि एक जगदीश ब्रांड है, हम सुबह सुबह चले गए, एक साथी लेके चले गए कि नाश्ता करवा के लाते हैं, तो लोग सुबह सुबह समोसे, जलेबी, मिठाई खा रहे थे, क्योंकि हमारे वहाँ हरियाणा में ऐसा कल्चर नहीं है। ऐसे देखा जाए तो बड़ौदा शहर में सैटरडे और संडे को मैक्सिमम परिवार होटल्स में जाना पसंद करते हैं। रोड साइड भी जो रेस्टोरेंट, जो छोटे छोटे ढाबे खुल गए हैं, वहां भी खाना पसंद करते हैं। तो खाने के तो लोग शौकीन हैं ही, और जो आपने एक नाम दिया वो, उसके अलावा भी और छोटे मोटे बहुत सारे फेमस नाम हो गए हैं। लोग वहां जाके 1-1 घंटे लाइन लगा के बैठे रहते हैं और खाने के लिए इंतजार करते रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा तो हम वहां खाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी जानकारी बड़ौदा की जैसे जानकारी दी आपने। फिलहाल अभी आप संगठन चला रहे हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं? मैं मूलतः LIC ऑफ इंडिया में, भारतीय जीवन बीमा निगम में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सर्विस करता हूँ। जी जी जी। तो कुछ और खास बात जो हमसे छूट गई हो बड़ौदा के बारे में, जो आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? बड़ौदा कहा मैंने, एक सामाजिक सांस्कृतिक नगरी है। एकता में अनेकता वाली बात जो आपने कही, मैं खुद वैसे बहुत संगठन से जुड़ा हूँ। निका का प्रेसिडेंट तो हूँ, रोटरी क्लब का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी अभी जून में पूरा हुआ। भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना जो शुरू से हुई थी, तो बड़ौदा में बहुत सारे साथी आज भी RSS के हैं, और उनके माध्यम से ही ये काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। जी। ब्लड सेवा का जैसे बताया था आपने कि काफ़ी बार आपने रक्त सेवा की है, तो ब्लड सेवा के बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। ब्लड डोनेशन के बारे में हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। मूलतः मैं कई ऐसे संगठन से जुड़ा हूं जहां हमेशा कुछ न कुछ आवश्यकता, एवरी अल्टरनेट डे ब्लड की आवश्यकता होती है, और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूं ब्लड डोनेशन के लिए। मैं खुद 56 वर्ष की उम्र में 46 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और प्रवीण गुप्ता जी 56 की उम्र में, हमारे प्रवीण जी भी रक्त सेवक हैं, जो पीछे कैमरे के पीछे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि रक्त की सेवा रहती है और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, उस भाव से काम कर रहे हैं। संगठन में ताकत होती है, संघे शक्ति कलो युगे। प्रवीण गुप्ता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारी पूरे टुडे न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
वो तो वादा आप बता देना अगले लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद टुडे न्यूज़ की टीम का।